हेलो एवरीवन। सो इन दिस रिवीजन सीरीज़ आज हम साइंस करेंगे और साइंस में भी हम पहले बायो से शुरू करेंगे। सो इसमें मोस्टली जो हम कवर करेंगे बहुत ब्रीफ कॉन्सेप्चुअली सारे टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और कंसिक्वेंटली बार बार पूछा गया है पेपर में, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और ये अच्छी बात है कि इस PDF में मोस्टली मेंशन कर दिया गया अगर कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है या फिर कोई स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है तो लेट्स स्टार्ट। सो बायोलॉजी देखा जाए तो 2 वर्ड से बना है, बायो और लोगस। तो बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। इसके अलावा बायोलॉजी में हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है। ओके, तो लिविंग बींग्स में तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। तो जब हम एनिमल को पढ़ते हैं तो जूलॉजी बोलते हैं और जब प्लांट्स को पढ़ते हैं तो बॉटनी बोलते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी एज अ टर्म ये सबसे पहली बार यूज़ किया गया था बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस एंड इन 1802 AD। सो 1802 में 1802 में देखा जाए तो इंडिया में उस समय कॉलोनियल रूल था। 1800 के करीब वेलेस्ली हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उस समय टर्म बायोलॉजी पहली बार यूज़ किया गया था और एरिस्टोटल को बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि एरिस्टोटल सोक्रेटिस से कैसे रिलेटेड था। सो एरिस्टोटल जो थे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों बोला जाता है। और वहीं मॉडर्न सेल बायोलॉजी के फादर कौन है, तो जॉर्ज एमिल पैलेड। ओके, ये सवाल पूछा जा चुका है 2023 में ही एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जॉर्ज एमिल पैलेड ये मॉडर्न सेल बायोलॉजी। सो ये 1912 से 2008 तक रहे। इसके अलावा देखिए डेफिनेशन ऑफ लाइफ बताना मुश्किल है, लेकिन जो बट ऑल लिविंग बींग्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ विच जिस हम सेपरेट कर सकते हैं कि वो नॉन लिविंग से कैसे अलग है। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती है। तो लाइफ साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, रेस्पिरेशन, सेंसिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड मूवमेंट, एक्सक्रीशन, प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं टेक्सोनॉमी पे। सो टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, ये इट इज़ साइंस ऑफ नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। ओके, कैसे हम नेम, डिस्क्राइब और क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमंस, वो मैमल में होमोसेपियंस हैं, ये कैसे पता चलेगा अनलेस कि हम उसको प्रॉपर एक चार्ट बना के उसको नेम, डिस्क्राइब और क्लासीफाई ना करें। तो ये दोनों के लिए किया जाएगा, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी किया जाएगा विच इज़ देयर। फिर हम देखते हैं टेक्सोनॉमी एज अ टर्म, ये किसने कॉइन किया गया था। सो टेक्सोनॉमी को कॉइन किया था AP-D कैंडोल ने। सो AP-D कैंडोल जो थे उन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म कॉइन किया। देन कार्लोस लिनियस इन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स और एनिमल को इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरे, और इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। देखिए नाम याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार हम रिसाइट कर लेंगे इसको तो मे बी अवर साउंड मेमोरी, बाय द वर्च्यू ऑफ आवर साउंड मेमोरी वी मे रिमेंबर इट इन द एग्ज़ाम। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट नेम होगा उसको हम 1 से 2 बार ज़्यादा रिपीट कर लेंगे। तो ये विटेकर एक है, इन्होंने प्रपोज किया था कि 5 किंगडम्स होने चाहिए फॉर क्लासिफिकेशन। तो विटेकर का नाम लिया जाता है काफ़ी बार। तो 1969 में विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था। इसमें स्टार्टिंग से देखते 5 किंगडम कौन है। तो 5 किंगडम में कौन कौन है, 1 2 3 4 5। तो पहला है मोनेरा। सो मोनेरा सबसे कह सकते हैं बेसिक इसमें ऑर्गेनिजम्स को डाला जाएगा। मतलब देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो है वो बेसिक है, यूकैरियोटिक थोड़ा सा उससे कह सकते हैं अपडेटेड या फिर एडवांस्ड स्पीशीज़ होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर वहीं उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक देखा तो प्रीकैरियोटिक नीचे आएगा इवोल्यूशन के और यूकैरियोटिक ऊपर। वैसे यूनिसेलुलर जो है वो शुरुआत की है, फिर बाद में मल्टी सेलुलर होता है। तो मोनेरा में सब कुछ बेसिक है, तो इसमें प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, तो मोनेरा स्पीशीज़ में सिर्फ प्रोकैरियोटिक आएंगे। अभी आगे हम चल के देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे।
जैसे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया, ओके, एग्जांपल से याद रखा जा सकता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, ओके। देन बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया कैन बी बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। देन अब आते हैं प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा में क्या है, ये यूनिसेलुलर है बट इट इज़ यूकैरियोटिक, ठीक है। सो ये यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, क्या नाम है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा से हम समझ सकते हैं पी फॉर प्रोटिस्टा, पी फॉर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप समझिए जो जिससे मलेरिया होता है हमको, फीमेल एनोफिलिस, वो एक प्रोटोजोआ होती है। मतलब मलेरिया हम कहते हैं ना, इट इज़ कॉज्ड बाय यू प्रोटोजोआ, तो उससे याद कर सकते हैं। तो प्रोटोजोआ और एल्गी वहाँ पे, लेकिन हमने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी वो मोनेरा में आती है और बाकी जो एल्गीज हैं वो इसमें आएंगी प्रोटिस्टा में। एल्गी एक डाइवर्स ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, और हम एल्गी से समझ सकते हैं कि जैसे सीवीड्स हुए पॉन्ड में, जो ऊपर हम देखते हैं जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो चुके होते हैं तो काई टाइप का ऊपर जमा रहता है, या एल्गल ब्लूम्स लेक्स पे, ये सब, तो ये सब एल्गी हैं, है ना। तो आसाम भाषा में उसको पता नहीं, हमारे यहाँ काई बोलते हैं, जो ग्रीनिश सा मॉइस्ट सा होता है और अनवांटेड ही आप कह सकते हो, वो ग्रो होता है जगहों पे। देन मोस्टली एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खुद खाना बनाते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स में भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब दे यूज़ लाइट एनर्जी टू जनरेट न्यूट्रिएंट्स। देन प्लास्टिक्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन एल्गी। सो एल्गी में भी 3 क्लासिफिकेशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, तो ग्रीन, रेड और ब्राउन। तो ग्रीन क्लोरो, रेड रोडो और ब्राउन फियो फाइसी, ओके। नाउ नेक्स्ट 3 फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ओके। हमने देखा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, देन प्लांटे, देन सबसे एडवांस एनिमेलिया, जो कि हम भी इसी क्लासिफिकेशन में। तो फंजाई से हम क्या समझते हैं, अब फंजाई देखिए उन दोनों से एडवांस है, तो ये यूकैरियोटिक तो होगा, और वहीं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा जो कि एब्जॉर्व करेगा न्यूट्रिशन। सो वो पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक है, एंड देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर नेम काइटिन। ये काफ़ी बार पूछा है कि सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो किससे बनी होती है, तो काइटिन से। फंगाई के एग्जाम्पल देखें तो मशरूम्स या ईस्ट, ये है फंजाई की एग्जाम्पल, और माइकोराइजे जो भी बोलते हैं उसको, तो माइकोराइजे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और रूट्स का। सो इससे जो है सिम्बायोटिक है, मतलब कि दोनों में आदान प्रदान होता है ऑफ द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, इसी वजह से ये सिम्बायोसिस में भी है। तो ये हुआ फंजाई, आप याद कर लीजिए एग्जाम्पल मशरूम। देन प्लांट मल्टी सेलुलर होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, और इसके एग्जांपल्स आप हम देखते ही हैं, ग्रीन प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब आ जाएंगे। द नेक्स्ट किंग एनिमेलिया। तो एनिमेलिया से हम बिलोंग करते हैं, इसमें सारे मल्टी सेलुलर होलोजोइक और यूकैरियोटिक कंज्यूमर्स हो जाएंगे, और इसमें काफ़ी कह सकते हैं, ये भी क्या होता है, ये तो हमने सिर्फ 5 किंगडम है, ओके। अब किंगडम के भी अंदर फाइलम होगा, ओके। फाइलम के बेसिस में कितने फाइलम आएंगे, देन क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगी, जीनस होगा, फिर स्पीशीज़। तो ये सारा पढ़ने नहीं बैठ जाएंगे हम, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि गलत ना कर दे बेसिक डिफरेंसेस, क्योंकि बायो मुझे भी कह सकते हैं कि वही बेसिक से ही नॉलेज है जो पढ़ के हम मोस्टली करते हैं, ओके। अब हम बताएं साइटोलॉजी पे। तो साइटोलॉजी क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सेल स्ट्रक्चर, सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है। अब सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर होगा, वो एक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, वो डिवीज़न होगा, उसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे, तो ये सारी जब स्टडी करेंगे तो उसको साइटोलॉजी बोलेंगे। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेम है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने टर्म दिया था सेल, और
The first time the word cell was used to refer tiny units of life by Robert Hooke. इसके अलावा लिविंग सेल को किसने सबसे पहली बार पढ़ा था? तो लिवन हॉक ने पढ़ा था 1574 में. तो 16th सेंचुरी आप कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने दिया नाम. लिवन हॉक ने पहली बार लिविंग सेल्स को पढ़ा. अब देखिए सेल जो है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे कई, है ना, और प्रोटोप्लाज्म और बाकी चीज़ें होंगी, तो ये आगे भी अभी आएंगी. फिर एक और नाम है रूडोल्फ लुडविग. ये फेमस है हिज फेमस एफोरिज्म ओमनिस सेलुलार विच बिकेम अ पार्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी. तो रूडोल्फ लुडविग का भी काफ़ी पॉपुलर नेम है और इन्होंने लिखा था कुछ जो कि माना जाता है फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी. सेल को बोला जाएगा कि ये फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ का, क्योंकि हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोल रहे हैं. ओके, अब देखते हैं बायोलॉजी में भी कुछ सब डिविजन्स हैं. ओके, उनको पर देखते हैं. तो अगर जेरेंटोलॉजी आए तो ये मतलब ये किसकी स्टडी करेगा कि एजिंग जो हो रही है ह्यूमंस में किन कारणों से हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या हैं. तो हमने गेरियाट्रिक्स एक फील्ड है मेडिसिन का, वो जानते होंगे, तो वो रिलेटेड टू ओल्ड पीपल होती है. तो जेरेंटोलॉजी भी एजिंग से रिलेटेड है. देन पीडोलॉजी, तो पीडोलॉजी सॉइल से रिलेटेड है. लिथोट्रिप्सी, तो लिथो मतलब रॉक हो गया. ओके, तो ब्रेकिंग प्रोसीजर टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो वो लिथोट्रिप्सी होती है. तो देन एग्रोस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रासेस. बायोमेट्री, जब हम बायोलॉजी को मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड से पढ़ते हैं उसको बायोमेट्री बोलते हैं. देन बायोनिक्स, बायोनिक्स में स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड सिस्टम प्रेजेंट इन नेचर. ओके, देन बायोनॉमिक्स, तो लिविंग बींग्स विथ इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो बायोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. कॉन्चोकोलॉजी, ये कॉन्च हमने सुना होगा, ये मॉलस्क से रिलेटेड होते हैं कॉन्च, जैसे सी के अराउंड जिसमें पर्ल्स पाए जाते हैं, है ना. तो शेल्स ऑफ मॉलस्क की स्टडी कॉन्चोकोलॉजी हो गई. जेनेटिक्स से हम जान रहे हैं ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक और हेरिडिटी ऑफ लिविंग बीइंग पड़ेगा. देन इथोलॉजी, इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ओके, ह्यूमन्स का भी बिहेवियर और बाकी एनिमल्स का भी बिहेवियर इथोलॉजी में पढ़ेंगे. देन इच्थियोलॉजी, ये साइंस ऑफ फिश पढ़ेगा. इच्थियोलॉजी फिश से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है. देन पैलिनोलॉजी, ये पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है. पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट से रिलेटेड है. एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट से रिलेटेड है. एंटोमोलॉजी, ये आई थिंक पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं. देन फ्रेनोलॉजी, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है. ओके, फ्रेनोलॉजी. सेरिकल्चर, सिल्क आता है दिमाग में सीधा, तो रॉ सिल्क. पिसीकल्चर, फिश से रिलेटेड. मेलाको, मोलस्का से है. ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड है. हम सुनते आए हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट्स, ओके, तो वो जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट्स बोलेंगे. और ऑन्कोलॉजी रिलेटेड टू स्टडी ऑफ कैंसर है. देन टेराटोलॉजी, ये एबनॉर्मेलिटीज़ इन फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ता है. देन ऑस्टियोलॉजी, ये बोन्स की स्टडी होगी इसमें. सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सीरम. और नीथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स और नीथो. ओके, देन प्रोटोप्लाज्म. अब देखिए, अब हम आएंगे किस पे, सेल के अंदर क्या क्या पाया जा सकता है. देखिए, सेल की एक सेल वॉल होगी, अंदर कुछ लिक्विड होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा, और इस एरिया में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जिनके अलग अलग फंक्शंस होंगे. और एक कंट्रोलिंग यूनिट होगी, जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर में, वैसे ही कंट्रोलिंग यूनिट होगी न्यूक्लियस, जो कि सारी चीज़ें को कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, वो प्रोसेसिंग हेडक्वार्टर इस पूरे कैंपस का. देन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म हमने देखा, प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर को बोलते हैं. ओके, प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस हेडक्वार्टर होगा और बाकी को साइटोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ओके, तो साइटोप्लाज्म इट सराउंड्स न्यूक्लियस एंड इट इज़ सराउंडेड बाय सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन. देन न्यूक्लियस जो है ये किसने डिस्कवर किया था, ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. और सेल किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक.
याद रखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल किया था। और देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है एंड 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म में सिर्फ 4 ही सब्सटेंस आ चुके होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। मतलब आप समझिए CHO जो कार्बोहाइड्रेट में होता है, CHO और नाइट्रोजन। तो ये समझिए प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट होगा नाइट्रोजन, बाकी CHO कार्बोहाइड्रेट। तो इससे ही कंप्राइज होता है। इसमें भी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है 76। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऑक्सीजन कितना हमारे ज़रूरी है हम इससे जान सकते हैं। देन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटोप्लाज्म में है उसका रेशियो देखिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ 19 है, और वहीं ऑर्गेनिक 19 है और इनऑर्गेनिक 81 है। अब हम सेल पे आते हैं। ओके, सो सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का। ओके, एंड सेल ऑफन रीजनरेट देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली। ये डिफरेंस कई बार पूछा गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। तो कुछ चीज़ें जो है प्लांट सेल में होती है और कुछ चीज़ें जो है एनिमल सेल में होती हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते डिफरेंसेस नहीं हैं, बट देखते हैं। तो सेल वॉल ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं ये by the virtue of it is able to do the process of photosynthesis. So क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रोसोम ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, देन वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में जो होते हैं वो बड़े होते हैं, और इसमें या तो एब्सेंट होगा या तो छोटे होंगे वैक्यूल एनिमल सेल में। एंड देन जब सेल डिवीजन होती है तो अ प्लेट इज़ फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सेल, और इन केस ऑफ एनिमल सेल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंसेस है, ये याद रखना है कि इसमें सेंट्रोसोम होता है, वैक्यूल स्मॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल एब्सेंट होती है, और वहीं इसमें सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट होता है। सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन सेंट्रोसोम एल्गी फंजाई में है। देन वी कम टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? तो शिल्डन एंड श्वान। ये एक सवाल पूछा गया है 2023 में कि स्पोरोफाइट स्टेज इज़ डोमिनेंट इन वेस्कुलर प्लांट ग्रुप। अब इसका मतलब एक और क्वेश्चन है, प्लांट सेल हैज़ बिग वैक्यूल हमने देखा और स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो स्पोरोफाइट एक स्टेज होगी जो कि डोमिनेंट होती है वेस्कुलर प्लांट्स में। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? तो शिल्डन एंड स्वान ने दिया था। एंड इनके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, मतलब सेल थ्योरी के इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं? तो ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल, या तो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। सेल आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स विद इन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल फंक्शंस और एक्टिविटीज़ अकर इन सेल। ओके, ये बेसिक लिविंग यूनिट है और सारे फंक्शन एक्टिविटीज़ इसमें होते हैं। एंड देन all cells engender from existing living cell. 2 types of cells are found in living beings, prokaryotic and eukaryotic. अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंसेस में। सो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा कि अगर इवोल्यूशन को मद्देनज़र देखें तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल आया। तो यूकैरियोटिक सेल जो है जनरली एडवांस्ड होगा प्रोकैरियोटिक सेल। तब इसी को दिमाग में रखते हुए अब आगे डिफरेंसेस देखते हैं। सेल प्रोकैरियोटिक सेल पहले देखते हैं। ओके, सेल आर ऑफन स्मॉल इन साइज, ऑफन बिग इन साइज। ओके, यूकैरियोटिक सेल बड़े होंगे। इसमें जो न्यूक्लियस है बहुत इनसिपिएंट, मतलब कह सकते हैं बस है न्यूक्लियस, ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। देन प्रोकैरियोटिक में जब न्यूक्लियस ही अच्छे से नहीं डेवलप है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ये सब एब्सेंट होंगे इसमें, और इसमें प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स जो इसमें होते भी हैं उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे मान लीजिए हाँ, मतलब सेल ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन एंड विथ मेम्ब्रेन हो गया इसमें। देन सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनल का तो सेल मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो सब डिफ्यूज्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
तो रेस्पिरेशन भी जो होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही होगी। ओके, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया असाइंड है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और इसमें जो राइबोसोम सिर्फ 70S टाइप वाले राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, वही इसमें 70S और 80S दोनों राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा शिल्डन स्वान थे, उन्होंने प्रेजेंट की थी। स्वान प्रेजेंटेड क्लासिकल सेल हाइपोथेसिस इन 1839। अब हम प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं। ओके, सो इसमें प्लांट एनिमल दोनों को साथ में ही लेके चल रहा है। वैसे ये देखने वाली थोड़ी बात है इसमें। तो सेल मेम्ब्रेन से हम क्या समझते हैं? देखिए, सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब अभी हम बाउंड्री पे आ रहे हैं। बाउंड्री से धीरे धीरे अब नीचे जाएंगे, अंदर जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन ये सेमी परमिएबल, थिन सेमी परमिएबल होगा और सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होगा इसके अंदर, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये एक टर्म याद रखना है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फिर इसका आप देखिए कि मॉडल जो बाउंड्री होती है उसका मॉडल जो होता है वो बाई लेयर्स होते हैं। ये मतलब एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फेज, जैसे लेयर वाइज होता है। जैसे मान लीजिए लिपिड होगा, फिर सम अदर केमिकल कंपोनेंट, देन फिर लिपिड होगा। तो मतलब एक सैंडविच स्ट्रक्चर है, आप कह सकते हैं। वो उस पर एकदम डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है और ये सेमी परमिएबल, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल किसके पास है? प्लांट सेल के पास है। ओके, और मतलब ऊपर जो हमने डिफरेंसेस देखे तो उसमें देखा एनिमल सेल के पास नहीं होता है सेल वॉल, प्लांट के पास होता है। अच्छा, इसकी मेम्ब्रेन जो होते हैं 2 डायमेंशनल फ्लूइड्स। ओके, इस 2 डायमेंशनल फ्लूइड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, एंड एनिमल को छोड़ के बाकी तीनों में पाए जाते हैं, दैट इज़ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा है और एनिमल दोनों नहीं है वैसे तो, लेकिन प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो प्लांट का सेल वो होता है सेल वॉल, वो सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है, और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और इसका क्या फंक्शन है? तो ये शेप ऑफ सेल मेंटेन करता है। फिर हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इसको पहले डिस्कवर किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। ओके, कोलिकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, एंड रिचर्ड अर्टमैन डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल्स एंड नेम्ड देम बायोप्लास्ट। और कार्ल बेंडा ने रीनेम्ड इट एज माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले इसका नाम कुछ और था, ओके, लेकिन कार्ल बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया लिखा, लेकिन डिस्कवर पहले कोलिकर ने किया। पावर हाउस ऑफ द सेल बोले जाते हैं। और डीएनए अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पाए जाते हैं डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पावर हाउस है, तो ये न्यूट्रिएंट जो होंगे उसके पास उसको एनर्जी में बदलेगा, एंड इट इज़ केपेबल ऑफ मेकिंग कॉपीज़ ऑफ इटसेल्फ। अपनी कॉपीज़ ये क्रिएट कर सकता है। अब हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये किसने डिस्कवर किया था? KR पोर्टर ने डिस्कवर किया था 1945 में, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड एंड सेल वॉल ऑन द अदर। ये लार्जेस्ट मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल है। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स में सबसे लार्जेस्ट मेम्ब्रेन यही है, और इसके भी 2 होते हैं टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। तो रफ जो होते हैं उसमें कह सकते हैं उनके इट इज़ स्टडीड ऑन इट्स आउटर सरफेस, मतलब कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो अगर इसके आउटर सरफेस पे भी कुछ लगा हुआ है तो वो रफ हो जाएगा, और जो जिस पे नहीं लगा हुआ तो स्मूथ हो जाएगा। ओके, देन ये प्रोटीन प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग इन हेल्प करता है। मेन फंक्शन इसका यही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स, फ्रॉम डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब हम राइबोसोम में आते हैं। ये मेम्बरलेस स्मॉल पार्टिकल होते हैं, मेम्ब्रेनलेस मतलब इनका मेम्ब्रेन नहीं है, स्मॉल पार्टिकल है, मतलब पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छिटे हुए होंगे कहीं कहीं ऐसे दूर दूर।
और ये ही साइट्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो ये सवाल पूछा भी गया है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। एंड अगर ग्रुप ऑफ राइबोसोम mRNA पे अटैच्ड हैं तो उसको पॉलीसोम्स बोला जाएगा। और इक्विसेटम इज़ द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्फिंक्सोपीडा। ये तो मुश्किल है याद करना। राइबोसोम में भी हमने देखा 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। 70S मोस्टली बैक्टीरियल सेल में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं और इसको कैमिलो गोल्गी, ऐसे ही नाम होने चाहिए सबके, तो पता रहेगा कि कौन डिस्कवरर है। तो कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया है और ये पूछेगा भी नहीं शायद, क्योंकि इसका नाम इतना ऑब्वियस है। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमने देखा, कैमिलो गोल्गी। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में और ब्लू ग्रीन एल्गी में। इट फॉर्म द सेल वॉल एंड लाइसोसोम। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, या फिर सेल्स पोस्ट ऑफिस। तो ये जो नाम दिए गए होते हैं ना इनको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक को सुसाइड बैग बोलते हैं तो वो लाइसोसोम है। तो ट्रैफिक पुलिस वाला कौन है? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या सेल्स का पोस्ट ऑफिस। देन गोल्गी ऑपरेटिस इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल दैट परफॉर्म्स फंक्शन क्या है? पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड टू इधर इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल। ओके, ये पैकेज करता है, ये पैकेजिंग करता है डिलीवरी के लिए गोल्गी ऑपरेटिस, इसलिए इसको ट्रैफिक क्या था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल या सेल्स पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, क्योंकि यहीं से डिलीवरी आ जा रही है। देन इसका फेज जो है कॉन्वेक्स होता है, मैच्योरिंग फेज टुवर्ड्स कॉन्वेक्स। कॉन्केव कॉन्वेक्स में क्या है? तो कॉन्वेक्स। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन रेने डी ड्यूम ने 1955 में, और मेन फंक्शन है टू डिवर एंड डाइजेस्ट आउटर सब्सटेंसेस। पाउच लाइक होता है एंड इसको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सेंट्रोसोम जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, सो इसको एडवर्ड वॉन बेंडन ने किया था। एंड इट कंसेंस 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ओके, अब आते प्लास्टिक पे। तो प्लास्टिक को किसने डिस्कवर किया था? तो अर्न्स्ट हैकेल ने डिस्कवर किया था। एंड 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर फाउंड, जो कि है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, वो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एक एक करके देखते हैं। अच्छा, प्लास्टिड्स आर ऑफन फाउंड इन प्लांट सेल। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा और इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फर्स्ट एवर टेरेस्ट्रियल प्लांट टू possess vascular tissues, Pteridophyta. Most of the chlorophyceae have one or more storage bodies called pyrenoids. अब क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के हो सकते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज। इसके अलावा इसमें और तो कोई कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। देन ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होगा, नाम से लग रहा है। ल्यूको मतलब समथिंग कलर ऐसी होता है इसका। इससे 2 सवाल पूछे गए हैं, 2023 में ही सारे पूछ रहा है क्या? तो इलायोप्लास्ट ये फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है, specializes in oil synthesis and storage and is mainly found in layer of cell in pollen grains that develop pollen grains. Elioplasts are leucoplasts that store oil and fat. अब हम आते हैं न्यूक्लियस, जो कि मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। सो ये कंट्रोलिंग सेंटर है सारी एक्टिविटीज़ का। इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 AD। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखा जाए तो transmit parental characters of the organism to new generation. And nucleus is divided into 4 parts. न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स। तो ऐसे सोच लीजिए, न्यूक्लियस ये तो विद इन सेल है न्यूक्लियस, इसका मेम्ब्रेन होगा। देन मेम्ब्रेन है तो उसका वो जैसे उसमें प्रोटोप्लाज्म था तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस स्प्रेड होगा, देन क्रोमेटिन के धागे होंगे, थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन।
तो न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियोलस फोंटेना एंड नेम्ड बाय बॉमैन, डिस्कवरी की थी फोंटेना ने और ये बॉमैन ने किया था। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन टर्म कॉइन किया था फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन देखा जाए तो मिक्सचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और बेसिक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिक्सचर होते हैं, हिस्टोन भी बोला जाता है उनको। देन न्यूक्लिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। 2 तरीके का है, डीएनए और आरएनए। अब हम आते हैं सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करेगा तभी वो एक से ज़्यादा में बनेगा। मतलब आप समझिए कि डिवीजन के बाद एक मदर सेल होगी, फिर उससे जो बना डॉटर सेल होगी। तो 2 तरीके से होती हैं सेल डिवीज़न। यहाँ पे तो 3 लिखा है। सेल डिवीज़न 3 फॉर्म्स में होती है। तो ये वाली जो है ए माइटोसिस, ये बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी, प्रोटोजोआ ये सब में होती है। और वहीं माइटोसिस और मियोसिस, क्योंकि मैंने यही दोनों ज़्यादातर सुना है। ए माइटोसिस बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोअन्स में होती है। ओके, अब आते हैं माइटोसिस पे। तो माइटोसिस इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। वाल्टर फ्लेमिंग coined the name. Meiosis it occurs only in germ cells. The name meiosis was given by Farmer and Moore in 1905. ठीक है, तो सबसे पहले माइटोसिस को देखते हैं। माइटोसिस occurs in somatic cells and as a result of this division somatic growth and tissue takes place. इसमें लेस टाइम होता है, it takes less time in division. Chromosome pairs are not formed in it. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता इसमें। डॉटर सेल्स जो भी बनती हुई है ना, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितना मदर सेल में होता है। एंड 1 मदर सेल से इसमें 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो माइटोसिस मियोसिस में ज़्यादा एडवांस मियोसिस है। ओके, और मियोसिस जब होगा तो इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल एंड एज अ रिजल्ट गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ज़्यादा टाइम लगेगा, क्रोमोसोम पेयर्स फॉर्म होंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। डॉटर सेल्स जो हैं हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल्स। 1 मदर सेल के 4 डॉटर सेल्स होते हैं, इसमें 2 थे। माइटोसिस मियोसिस का हमने बेसिक डिफरेंस देखा। ओके, तो बस टी और आई का ही डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस में। तो टाई से याद कर लीजिए, पहले टी फिर आई। देन हियर आई डोंट थिंक, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सेल एनालिसिस टेक्निक, फ्लो साइटोमेट्री, ये यूज़ किया जाता है टू एनालाइज सिंगल सेल्स और पार्टिकल्स एज दे फ्लो थ्रू सिंगल और मल्टीपल लेजर वाइल सस्पेंडेड इन बफर्ड सॉल्ट विद सोल्यूशन। आई डोंट नो व्हाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। फ्लो साइटोमेट्री, तो ऐसे में आप वर्ड एसोसिएशन करके एग्जाम्पल में टिक मार सकते हैं। साइटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री। 1925 में गॉटर और ग्रैंडल ने एग्जामिन किया सरफेस ऑफ लिपिड्स एंड कंक्लूडेड लिपिड सरफेस सराउंडिंग सेल्स मस्ट बी ऑफ 2 लेयर्स। तो ये शायद सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमने देखा 2 डायमेंशनल उनका स्ट्रक्चर होता है एंड दे आर कंप्राइज्ड ऑफ लिपिड्स। फिर पैक्टिन, ये क्या होता है प्लांट में? पैक्टिन इज प्रेजेंट इन मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी वॉल्स एंड accumulates in initial stages of development. Now we come to organic evolution. So organic evolution जो है इसमें हम बात करते हैं कि इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यही है, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। मतलब इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज ऑफ प्राइमरी सिंपल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड वन। जब कोई प्राइमरी सिंपल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे एक कॉम्प्लेक्स डेवलप्ड वन बन रहा है, उसकी जो कॉन्टीन्यूस चेंज हो रहा है उसकी स्टडी, उसके प्रोसेस को बोलेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सो सबसे कह सकते हैं इनिशियल बुक्स जो थी वो थी बाय रशियन बायोकेमिस्ट। उन्होंने मटेरियलिस्टिक थ्योरी लाई थी और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ में अपीयर हुआ था ये नहीं ध्यान देना आपको। फिर लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी रायस और अदर
इन लोगों ने काम किया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे एंड बहुत सारे उन्होंने कह सकते हैं एविडेंसेस के बेसिस में अपनी थ्योरीज लाई और सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो कि हम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में अभी देखेंगे। तो होमोलॉगस ऑर्गन किसको बोलेंगे? दो होता है, होमोलॉगस और एनालॉगस। जब दो ऑर्गन्स दो डिफरेंट एनिमल के एक जैसे दिख रहे हों, एक जैसा स्ट्रक्चर हो लेकिन काम बिल्कुल अलग, तो वो होमोलॉगस है। और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन सेम हो तो एनालॉगस हो जाएगा। तो होमोलॉगस में देखिए जैसे हमारे हाथ और बैट्स जो होती हैं उनके विंग्स एक जैसे ही कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है बट फंक्शंस कितना अलग है। वही एनालॉगस में देखें तो एनालॉगस में सेम फंक्शन होगा, सॉरी सेम स्ट्रक्चर होगा बट डिफरेंट वो होगा। Then analogous organs have different basic structure and organic growth but perform the same function. Vestigial organs ये क्या होता है? So vestigial organs उन organs को बोलते हैं जब where tissues or cells or are no more functional the way they were in the initial forms. जैसे कि हमने देखा होगा appendix जो ह्यूमन्स में होता है उसका कोई फंक्शन होता नहीं है बट स्टिल इट एग्जिस्ट, सो आफ्टर अ पॉइंट पीपल रिमूव दैट, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं अभी। आप समझिए कि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सब ने अपने फंक्शन बदले और कोई अगर नहीं बदला और वो अभी यूजलेस हो गया तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। देन वायरस को बोला जाता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थ्योरीज तो लेमार्क ने सबसे पहली लॉजिकल थ्योरीज दी थी, अपनी किताब फिलोसफी जूलॉजिक में 1809 में आई थी और इनके बाद डार्विन की थ्योरी आई थी 1859 में, वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो इसमें इन्होंने इनके पोस्टुलेट्स थोड़े पॉपुलर थे आप कह सकते हैं, इस बार देख लेते हैं इसको। तो इसमें इन्होंने बोला था कि देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी इन एनिमल्स बॉडी एंड ऑर्गन्स टू ग्रो कंटिन्यूसली। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो गया ऑर्गन्स की साइज़ बढ़ेगी। ओके, फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट एनिमल्स डायरेक्टली, सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सम ऑर्गन्स मोर फ्रिक्वेंटली एंड सम लेस फ्रिक्वेंटली। जैसे इन्वायरमेंट कंडीशन बदलेंगी कुछ ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और कुछ कम। एंड फिर उन्होंने बोला कि जो ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल होंगे वो डेवलप होंगे और जो नहीं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ बोला गया। इसके बाद उन्होंने जो चौथा बोला था कि एनी चेंज इन द एनिमल्स बॉडी उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। दे आर हेरिडिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ न्यू क्लास ऑफ स्पीशीज आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, एक्सटिंक्ट लैंग ऑफ स्नेक। ओके, तो इसमें एक्वायर्ड टेरिटरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कही थी उन्होंने कि मतलब हम जब चाहे तो हम एक्वायर कर सकते हैं कोई कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जिराफ को पत्ता खाना था और एंड द ट्रीज आर वेरी लॉन्ग इनफ, तो उसी इवोल्यूशन में उसके कह सकते हैं विल ने उसके नेक्स्ट जो है उसको एक्सटेंड कर दिया एंड दे वर एबल टू ईट इट। देन कम्स द नेक्स्ट थ्योरी जो कि थी डार्विनिज्म। सो डार्विनिज्म में देखा कि सेकेंड प्रिंसिपल ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज नोन एज डार्विनिज्म। चार्ल्स डार्विन हैड द अपॉर्चुनिटी, तो जो चार्ल्स डार्विन थे ये गए साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे गैलापागोस आइलैंड गए और जो शिप पे गए वो थी HMS बीगल, और वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी। और बुक जो उन्होंने पब्लिश की थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इन 1859। तो उन्होंने 4 पोस्टुलेट्स देखे, जैसे कि अभी हमने लेमार्क में देखा 4 उनके पोस्टुलेट्स। तो इनके में बोला गया कि एबंडेंट कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स, तो एनिमल्स ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं सो दैट उसमें से कुछ सर्वाइव करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो अबंडेंट है। सेकेंड थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर तीसरी थी वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस, फिर फोर्थ था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आते हैं कि डार्विनिज्म के बाद उनकी भी थ्योरीज जो थी वो भी क्रिटिसिज्म उन्होंने भी फेस किया। सारी थ्योरीज उनकी
कह सकते थे थोड़ा एविडेंस बेस्ड थी, बट दे वर नॉट टोटली ट्रू। तो फिर न्यू डार्विनिज्म का फेज़ आया। न्यू डार्विनिज्म में हम देखते हैं ज़्यादा थोड़ा एडवांस हुआ जेनेटिक, तब तक हम जान चुके थे जेनेटिक्स के बारे में। तो म्यूटेशन थ्योरी ह्यूगो डी राइस ने लाई, और म्यूटेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है, जैसे हमने कोविड में देखा कि जो कोविड वायरस था शुरुआत में वो किसी और फॉर्म में था, उसका जब जीनोम मैपिंग हुई थी वो कुछ और था, देन उसका अल्फ़ा बीटा गामा वर्जन्स हम देखते रहे। तो ये म्यूटेशन के ही वजह से ये इतना बढ़ रहा है ये। ओके, तो म्यूटेशन थ्योरी ये ह्यूगो डी राइस ने प्रोपाउंड की थी, ये ध्यान रखना है। एंड फिर जॉनसन एक बोटेनिस्ट है, उन्होंने सपोर्ट किया उनको। देन न्यू डार्विनिज्म का दूसरा नाम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी है। एंड दिस थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बुक जेनेटिक्स एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय डॉब्झैंस्की एंड वाज नेम्ड बाय जूलियन हक्सले। और हम आते हैं जेनेटिक्स पे सवाल आते हैं। और कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो ग्रेगर जोहान मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ओके, तो इसमें रिसेसिव और डोमिनेंट फीचर्स होते हैं। ओके, मतलब अगर कह सकते हैं कि कौन से ट्रेट्स जो हैं वो आगे वाली जनरेशन में जाएंगे, ओके, उसको भी हम मैप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि पीस पे एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर उन्होंने बताया था कि कैसे पीस में कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर कौन सा ट्रेट है जो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। डोमिनेंट मतलब कि अगर उसके सामने डोमिनेंट के सामने अगर कोई रिसेसिव ट्रेट आए तो हमेशा डोमिनेंट ओवर पावर करेगा। वहीं अगर रिसेसिव या डोमिनेंट आएगा तब थोड़ा वो क्वेश्चनेबल होगा कि वो क्या होगा आगे वाली जनरेशन में। देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब मेन से रिलेटेड आप कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी जिसका ऑप्शन होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बाकी हमारे लिए नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहाँ से क्या हुआ था कि मेंडल प्रपोज सम हेरिडेटरी रूल्स। सो मेंडल ने कुछ हेरिडेटरी रूल्स जो उनकी स्टडी थी ऑन द पीस, उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ हेरिडेटरी रूल्स दिए जिसको बोला गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके बेसिस में इन्होंने जो दिया, एक तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस की हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर प्लांट्स में, एंड इफ़ दे आर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो जो डोमिनेंट ट्रेट होगा फर्स्ट जनरेशन में वो आगे जाएगा और रिसेसिव ट्रेट्स वो हिडन रहेगा, और फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन आएगी तब शायद वो रिसेसिव ट्रेट अपीयर हो सकता है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें वेरिएशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ये सब याद रखना है कि ये सब थ्योरीज जेनेटिक्स में ये मेंडल ने प्रपोज किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देन वी कम टू ह्यूमन जेनेटिक्स, ये तो प्लांट्स में हमने देखा। ह्यूमन जेनेटिक्स में सो विलियम बेटसन, इन्होंने पहली बार यूज़ किया टर्म जेनेटिक्स इन 1905। जॉनसन ने फर्स्ट यूज़ द टर्म जीन, एंड वाल्डेयर ने कॉइन किया था टर्म क्रोमोसोम। तो जीनोम ये पूछता है सवाल, तो जीनोम क्या होता है? जैसे जीनोम मैपिंग अभी हमने डिस्कस किया कि जीनोम मैपिंग इन केस ऑफ द कोविड वायरस। तो जीनोम में क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन। जब सारे डीएनए की मैपिंग कर रहे हैं आप, जब सारे डीएनए पता हो आपको किसी ऑर्गेनिज्म को, और तो उसको जीनोम बोलेंगे ना, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरियोटाइप, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसमें फिनोटाइप में ऑब्जर्वेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और जीनोटाइप में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एलील एक वेरिएंट होता है जीन का। देन ये पूछता है कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो किसने प्रपोज किया था? तो वॉटसन एंड क्रीक। कब किया था? 1953 में, आज़ादी के बाद, फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ इंडिया के बाद 1953 में। सो वॉटसन एंड क्रीक जो थे उन्होंने 3 डायमेंशनल मॉडल जारी किया था,
ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ये पूछा है कई बार सवाल। और फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था डीएनए इन 1869, ही कॉल्ड इट न्यूक्लियन। सो स्ट्रक्चर तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था और डिस्कवर डीएनए को मिशर ने किया था 100 साल, उससे भी 100 साल पहले लगभग। देन आरएनए पे आते हैं, तो नहीं पहले डीएनए का देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो डीएनए का वो देखा, डीएनए में 5 कार्बन शुगर होते हैं, डीऑक्सीराइबोस। और इसके नाइट्रोजिनस बेसिस कौन से होते हैं, तो ACGT, मतलब एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन। और डीएनए जो है हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। एंड द फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है, वो जीन होता है। देन आरएनए पे आते हैं, तो आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं उनको। एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, जब डीएनए से आरएनए होगा ना, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन बोलेंगे, वो भी आगे आएगा आई थिंक। तो ट्रांसक्रिप्शन फुल फॉर्म ऑफ आरएनए हम देखा, 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें भी होता है। और इसमें थायमिन की जगह यूरासिल होता है, ये नहीं यू होगा इसमें, ACGU, थायमिन की जगह यूरासिल। देन आरएनए में भी 3 टाइप्स है, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफ़र। ह्यूमन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो पेयर्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम है। ओके, डीएनए आरएनए का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है और इसमें राइबोस शुगर है। इसके बेसिस क्या है, ACGT, और इसके क्या है, ACGU। इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ये मोस्टली न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आरएनए है। देखा जाए तो फीमेल और मेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होमोलॉगस होते हैं, इस वजह से इनको ऑटोसोम्स भी बोला जाता है। बस एक पेयर जो होता है 23rd ऑफ क्रोमोसोम, ये नॉन एनालॉगस होता है, जिसको हेट्रोसोम्स या एलोसोम्स भी बोलते हैं। 23rd वुमेन में XX होता है और वहीं मेल में XY होता है। देन वी कम टू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो ये सवाल पूछा गया है, इन स्पीस ऑफ यूडोरिनिया फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट साइज गैमेट्स, एनिगो गैमस बोलेंगे। अच्छा, ये क्लोनिंग से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट फीमेल क्लोन्ड कैमल 2009 में दुबई में, नेम था इंजाज समरूपा। ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्लोन बुफेलो काल्फ थी। सेकंड क्लोन क्लाव गरिमा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेम सेल्स तो पता होगा कि इनमें एबिलिटी होती है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में बदल सकते हैं एज अ सेल ना। एंड मतलब कि स्टेम सेल्स जो है ये इमेच्योर सेल्स है एंड दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड गेन स्पेशलिटी ऑफ अ मैच्योर सेल। कहाँ कहाँ स्टेम सेल्स के वो अनकॉन्ट्रोवर्शियल सोर्सेस हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड, टीथ, बोन मैरो। फिर इसके बाद जेनेटिक डिजीज़ेस और उनकी वजह से कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, उन पे आते हैं हम। सो कलर ब्लाइंडनेस, ये भी ये सब से ना जेनेटिक डिजीज़ेस है। अगर क्रोमोसोम में कुछ इधर उधर है उस वजह से, तो कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर हमेशा वुमेन होती है। तो मोस्टली मेल जो होते हैं वही कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड होते हैं, और इसमें रेड और ग्रीन कलर को रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता है। देन हीमोफीलिया, ये भी वुमेन कैरियर होती हैं एंड इसमें ब्लड क्लॉटिंग मुश्किल होती है। टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में होता है एंड इसमें इनफर्टिलिटी होती है वुमेन में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी मैन में होता है। और डाउन सिंड्रोम मेनली चाइल्ड में होता है, जिसकी वजह से फीबल माइंडेड, स्लैंटिंग आइज, प्रोट्रूडिंग टंग, अनयूजुअल बॉडी स्ट्रक्चर होता है इसमें। देन गोल्डन राइस इज़ अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का हम यूज़ जानते हैं। पहले ब्लड जीनोटाइपिंग से हम पता करते थे कि पैटर्निटी टेस्ट वगैरह होते थे, बट नाउ सिंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ देयर, तो पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिजीजेज, ये सबसे आसानी से हो जाते हैं।
फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगिंग टेक्नोलॉजी कौन है? तो वो डॉक्टर लालजी सिंह। एंड कहाँ से आप डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर किसी भी, जैसे हमने देखा होगा फोरेंसिक्स वगैरह में भी, अगर क्राइम सीन का या फिर कहीं भी किसी का पता होना, तो सिर्फ बेसिक एक हेयर से, सलाइवा से, ब्लड सेल, बोन सेल, ड्राई सीमन, इन सब से पता चल सकता है इंसान के बारे में, उसकी पूरी मैपिंग की जा सकती है। फिर उसका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि इसमें जो है ट्रांसप्लांटेशन या इम्प्लांटेशन या इन्फ्यूजन होता है ह्यूमन में कोई भी ऑर्गन जो कि नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से है। जैसे हमने सुना होगा कि एक पिग में लीवर का ग्रोथ करा के उसको ह्यूमन में इम्प्लांट कर दिया गया था। तो ये किस में आ जाएगा? जीनो ट्रांसप्लांटेशन में आ जाएगा। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट है। आई थिंक 1990s में ये शुरू हुआ था। देन ये सवाल पूछा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। ओबेलिया इज एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट है बॉटनी। बॉटनी के उतने सवाल पूछते नहीं हैं, तो जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही देखेंगे इसमें, ठीक है। सो बॉटनी स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उसकी एक्टिविटी पढ़ते हैं तो उसको बॉटनी बोलते हैं। एंड हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो फादर है बॉटनी के। एंड प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स and animals depend on plant for food, so animals are called heterotrophs. प्लांट को अगर देखा जाए प्लांट किंगडम में कैसे फिर सब क्लासिफिकेशन होती है, तो प्लांट में भी फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट दो हो जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट्स को फेनेरोग्राम्स बोलते हैं और नॉन फ्लावरिंग को क्रिप्टोगैम्स। तो फेनोग्राम्स में दो क्लासिफिकेशन है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी मोनोकोटिलिडॉन्स और डायोकोटिलिडॉन्स आएंगे। वही नॉन फ्लावरिंग क्रिप्टोगैम्स में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आएगा। थैलोफाइटा में आएगा फंजाई और एल्गी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोगैम्स। सो क्रिप्टोगैम्स जो कि नॉन फ्लावरिंग है, विदाउट फ्लावर्स एंड सीड्स। सबसे ज़्यादा इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने देखा। थैलोफाइटा इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम्स। सो क्रिप्टोगैम्स में फ्लावर नहीं है तो एल्गी भी इसी में आएगा। ओके, एल्गी जैसे रोडोफाइसी, रोडो हमने ऊपर भी देखा था हमने एक जगह, तो रेड एल्गी को रोडोफाइसी बोलते हैं, तो ये रेड एल्गी हो गया। फीसोफाइसी, ये ब्राउन एल्गी, फीसो ब्राउन का था। और एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी बोलेंगे, फाइकोलॉजी बोलेंगे। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो गया। यूडोरिना भी एक एल्गी है जो कि सम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। देन यूलेथ्रिक्स एल्गी आर गैमेट्स फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ग्रेसिलेरिया एल्गी प्रोड्यूसेस शुगर। एल्गी के बेनिफिट्स ये तो मेन से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। एल्गी एज फूड यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र। ये पूछता है कि नोस्टॉक एंड बिना कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन यूज्ड इन रिसर्च। गोल्गी एपरेटस का पता नहीं यहाँ पे क्यों लिखती है अचानक से। हार्मफुल भी होती हैं एल्गीज, जैसे कि वाटर ब्लूम्स में जो एल्गीज होती हैं उनकी वजह से फिश मर जाती हैं। ओके, देन डिजीजेज इन प्लांट्स ड्यू टू लैक ऑफ एलिमेंट्स। अगर बोरॉन मिसिंग होगा तो शुगर बीट्स में हार्ट रॉट होगा। देन बोरॉन की वजह से इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, डायबैक डिजीज़ ऑफ सिट्रस कॉपर की वजह से, विप्टिल डिजीज़ ऑफ कैबेज मॉलीबेडनम की वजह से, लिटिल लीफ डिजीज़ ऑफ सिट्रस जिंक की वजह से, खायरा डिजीज़ ऑफ पैडी राइस जिंक की वजह से, ब्राउनिंग डिजीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर रिक्लेमेशन, बोरॉन, देन कॉपर। बॉटनी के सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यही टेबल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली ये
उन्हीं से बनाए होते हैं जो पूछ चुका होगा पहले। तो इसमें देखते हैं टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है। तो यूकेलिप्टस है, ये टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट है। एंजियोस्पर्म से आप क्या समझते हैं बताइए, फ्लावरिंग की नॉन फ्लावरिंग? एंजियोस्पर्म ये रहा, मतलब फ्लावरिंग। यूकेलिप्टस टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, तो सिक्वेरिया ये हमने देखा था, शायद अप्रॉक्सीमेटली 200 फीट तक भी जाते हैं ये। देन स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट, तो ग्लोबासा प्लांट हैविंग लार्जेस्ट लीफ, विक्टोरिया। बाकी ऐसे नाम है इसके याद होने नहीं रहा। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग प्लांट, ओपियम प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब आते हैं वायरस पे। ये एसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इवानोस्की ने इन 1892, और इनको बोला जाता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अलावा इनको 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं जिस हिसाब से ये होस्ट यूज़ करते हैं। एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, देन बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज ये समझिए कि जो बैक्टीरिया को खा रहा है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को खा रहा है। देन फंजाई में हमने एक एग्जांपल याद किया था कि मशरूम होते हैं फंजाई। बेनिफिट्स क्या है फंजाई के, कि एक है कि पेनिसिलिन ये एज ए एंटीबायोटिक यूज़ होता है। देन मेजर डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, इसमें याद करने लायक तो कोई दिख नहीं रहा है। देन some species of aspergillus cause the disease aspergillosis in lungs of human. Fungi जैसे कि rhizopus, mucor, aspergillosis, they destroy food products. Then we come to lichens. Lichens is not a single organism. ये symbiotic relation होता है फंगस और एल्गी का। तो काफ़ी बार पूछा गया है। फंगस प्लस एल्गी का symbiotic relation लाइकन है, यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें। देन बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट माइक्रोबियल एंड यूनिसेलुलर प्रोटो ऑर्गेनिज्म है, और एंटाइन वान लीवेनहॉक ने इनकी डिस्कवरी की थी। इन्हीं को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा लुई पास्चर ने डिस्कवर किया था पास्चराइजेशन एंड डिस्कवर रेबी वैक्सीन, फर्मेंटेशन, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की है। डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट शेप्स, इनको स्फेरिकल को कॉकस बोलते हैं बैक्टीरिया को, रॉड शेप को बैसिलस, कॉमा शेप को विब्रियो, स्पाइरल को स्पाइरल। देन सम साइनोबैक्टीरिया सच एज एनिबीना नॉस्टॉक फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन टैनिंग एंड फाइबर रेटिंग। मेन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया तो ये है। इसके अलावा ये 2 सवाल पूछे गए हैं। ग्लाइकोकैलिक्स इज कॉल्ड द स्लाइम लेयर व्हेन इट इज़ लाइक अ लूज शीथ इन सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्मेंटेड डेयरी, सारडो, मीट एंड वेजिटेबल फूड। फिर ब्रायोफाइटा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और ये वो। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स पे आते हैं। तो इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। ओके, और इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे पूछता ही नहीं है ज़्यादा बॉटनी से सवाल। बुटामेटो एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म का इन प्लांट किंगडम। मोटोकॉटिलोडॉन्स क्या होता है, जैसे आप मटर देख लीजिए, मटर के जो दाने होते हैं उसको 2 भाग में इक्वली आप तोड़ सकते हैं, वो डाइकोटिलेडॉन है। मोनो मतलब वो सिंगल ही पूरा इनफ होगा। जैसे आप देख लीजिए कोकोनट, गार्लिक, अनियन, है ना, तो ये मोनोकोटिलिडॉन्स हो गए। इसके अलावा रूट में कितने टाइप्स हो सकते हैं, टैप रूट्स, एडवेंशियस रूट्स। देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, लीफ। ये सारे मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट है,
बट एक बार देख लेते हैं इसका। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम को मॉडिफिकेशन देखा जाए तो राइजोम, टर्मरिक, जिंजर, ट्यूबर में पोटैटो आएगा, मतलब पोटैटो भी एक मॉडिफाइड स्टेम ही है। टर्मरिक, जिंजर भी मॉडिफाइड स्टेम है। कॉम, सैफरन और मिस्टल टू मॉडिफाइड स्टेम है। अनियन मॉडिफाइड स्टेम है। लीफ में ब्रॉड और ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ को लैमिना बोलते हैं। फ्लावर्स, एक होता है कंप्लीट फ्लावर, एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसको जिम्नोशियम बोलते हैं। सो जिम्नोशियम और एंड्रोशियम दे कंटेन वन और मोर स्टेमन्स। पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन स्टेमन्स। जिम्नोशियम में कार्पेल्स आर प्रेजेंट इन इट। कार्पेल हैज 3 parts, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल वो पार्ट होता है फ्लावर का दैट कंटेन्स अ सिंगल कार्पेल, एंड पिस्टिल में ही तीनों आ जाते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। पॉलिनेशन में 2 टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो क्रॉस होगा फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पार्थेनोक्रॉपी, ये क्या होता है, इन सम प्लांट्स ओवरी फॉर्म्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो उसको पार्थेनोक्रॉपी बोलते हैं। जैसे कि ग्रेप्स में, बनाना में, पाइनएप्पल, ऑरेंज, इन सब में पार्थेनोकार्पी होता है। फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो ओवरी मैच्योर हो जाती है उसको फ्रूट्स बोलते हैं। अगर फ्रूट इज़ फॉर्म्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ ओवरी ओनली तो उसको ट्रू फ्रूट बोलेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और है तो स्यूडो फ्रूट बोलेंगे। सिंपल फ्रूट में आएगा लीची, वाटर चेस्टनट, कैशू। एग्रीगेट में कस्टर्ड एप्पल, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी। ये पूछेगा नहीं वैसे। प्लांट टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। इसमें भी 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जो ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं, ओके, जैसे कि इंटर सेलुलर स्पेस जो सेल में होती है उनके बीच हो गया। और परमानेंट जो है ये डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन से बनते हैं, ओके, जैसे कि सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेसिफिक टिश्यू। फिर जाइलम और फ्लोएम ये पूछता है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जाइलम एक्स आता है इसमें, तो अगर आप प्लांट बनाते हैं तो रूट्स को एक्स जैसा बना सकते हैं ना, तो एक्स फॉर जाइलम। तो जाइलम जब रूट में है तो रूट नीचे के न्यूट्रिएंट्स खींच के ऊपर देगा, मतलब पानी ऊपर नीचे से ऊपर देगा। फ्लोइंग उल्टा काम करेगा, जब खाना बन जाएगा तो सब तक पहुंचाएगा। तो जाइलम जो है वाटर कंडक्टिव टिश्यू है। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, जो रूट से एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है। और फ्लोइंग ट्रांसफर फूड प्रोड्यूस्ड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। देन वी सी लाइफ प्रोसेसेस जो प्लांट्स में होते हैं। तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में आ जाएगा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और मिसलेनियस और लेगुमिनस प्लांट्स, जैसे पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवायरस। तो इसमें पैरासाइटिक दिस ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, कस्कुटा। सैप्रोफाइट जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जैसे कि टाइप ऑफ फंजाई। Symbiotic, those organisms which sustain by drawing life from one another, being in symbiotic relationship. Then insectivores that feed on pests to meet their nitrogen requirement. Respiration 2 तरीके का, aerobic और anaerobic. Then excretion, then reproduction, photosynthesis की ये process याद कर लें कि प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, ऑक्सीजन तो वो दे रहा है, तो ले क्या रहा है, CO2 ले रहा है और पानी है उसके पास। फिर उसके बाद लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल जो उसके पास पहले से मौजूद है। तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से ये हमें ऑक्सीजन देगा, वाटर देगा और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। तो CO2 + H2, लाइट और क्लोरोफिल गिव्स आउट C6H12O6 + H2O और ऑक्सीजन।
क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट जो कि लीव्स में होती है। देन जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है क्लोरोफिल पे, उसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। देन प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और कुछ होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। वहीं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ऑक्सिन ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था। तो एक एक करके सारे वही हैं इसमें। ओके, इसमें आप इतना इस एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता ज़रूरी हो, पर हमने बाकी जो इम्पोर्टेंट था वो देख लिया। देन साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इसमें देखिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है प्रीवियस ईयर, कहीं दिख नहीं रहा। अब इकोसिस्टम, तो इसको इकोसिस्टम जो पार्ट है ना वो हमने इन्वायरमेंट में कवर कर लिया है। तो आप देखेंगे कि मोस्टली वही सारी चीज़ें, बायोटिक, वाटर पोल्यूशन, ये सब किया है। सो नेक्स्ट इज़ जूलॉजी। सो जूलॉजी जो है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ताकि आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 20 पेजेस हैं ये जूलॉजी। और उसमें एक विटामिन्स मिनरल्स है, और जूलॉजी के अंदर हम वेरियस ऑर्गन सिस्टम अपने देखेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें। सो थैंक यू एवरीवन। इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद जूलॉजी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।